एवरीवन। तो आ गए अपन अपने थर्ड यूनिट में जो कि है अपना आजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन थिंकिंग इन वर्चुअल टीम्स। इसको अपन बहुत जल्दी से देखने वाले हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा यूनिट हो सकता है ना। क्योंकि इसमें क्या है, आजाइल के बारे में बताइए। अब कुछ लोगों ने आजाइल मैथडोलॉजी नहीं पढ़ा होगा शायद पहले, तो अपन वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। देखो, आजाइल क्या है, एक इटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस है ना। उसमें अपन जो भी प्रोडक्ट अपन बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारी स्टेजेस रहती हैं, ठीक है। जिस तरह से जैसे अपनी डिज़ाइन थिंकिंग में भी है ये वाली स्टेजेस, एम्फेसाइज, डिफाइन, आइडिएट, वैसे आजाइल मेथोडोलॉजी में पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए काफ़ी सारी स्टेजेस रहती हैं, ठीक है, जो कि इटरेटिव रहती है ना। जिसमें उसमें भी हमेशा क्या रहता है, कस्टमर का फीडबैक लेके और फिर उसको बनाया जाता है, ठीक है। कस्टमर का फीडबैक लेके उसको इम्प्रूव किया जाता है और प्रीवियस स्टेज पे अपन जा सकते हैं कभी भी किसी भी स्टेज से। सेम अपन डिज़ाइन थिंकिंग में भी करते हैं। अपन ने पहले ही देखा था, ये 5 स्टेजेस हैं डिज़ाइन थिंकिंग की। एम्फेसाइज, डिफ़ाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप और टेस्ट। हमने ये सब पहले पढ़ लिया था कि एम्फेसाइज में क्या करते हैं, डिफ़ाइन में हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, आइडिएट में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, प्रोटोटाइप में हम उसका एक विजुअलाइजेशन बनाते हैं उस आइडिया का, और टेस्ट में हम उस आइडिया को वैलिडेट करते हैं बेसिकली। और ये पूरा अप्रोच कैसा रहता है, नॉन लीनियर और इटरेटिव रहता है। मतलब टीम्स कभी भी किसी भी स्टेज से लूप बैक कर सकती है ना। अब देखो, आजाइल को डिज़ाइन थिंकिंग के साथ में क्यों अपन कंबाइन करना चाहते हैं, क्यों अपन चाहते हैं कि डिज़ाइन थिंकिंग और आजाइल साथ साथ काम करें। देखो, इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं, पर मेजरली ये रीज़न्स हैं कि आजाइल और डिज़ाइन थिंकिंग दोनों क्या है, दोनों कस्टमर फीडबैक को इन्वॉल्व करते हैं, है ना। इसमें पीपल ओवर प्रोसेस, मतलब प्रोसेस भले ही हमें बहुत लंबा करना पड़े, प्रोसेस बार बार हमें करना पड़े, लेकिन हमेशा हम पीपल को प्रायोरिटाइज करते हैं देन प्रोसेस। तो दोनों में यही चीज़ रहती है, आजाइल में भी और डिज़ाइन थिंकिंग में भी। इसलिए हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं ताकि हम हर बार हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना यूज़र ओरिएंटेड हो कि मतलब वो जितना वो यूज़र ओरिएंटेड रहेगा, है ना, यूज़र के लिए जितना ईजी सिंपल रहेगा हम उसे बना पाएंगे, है ना। कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा हमारे बिज़नेस की ग्रोथ होगी, है ना। तो इसलिए अपन इसको कंबाइन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि यूज़र सेंट्रिक सॉल्यूशन बने, फास्ट फीडबैक और लर्निंग मिले। जल्दी यूज़र से फीडबैक मिलेगा तो जल्दी हम सीखेंगे, ठीक है। और हायर प्रोजेक्ट की सक्सेस रेट भी ज़्यादा रहेगी, है ना। और बेटर स्टेक होल्डर ट्रस्ट, इससे स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट बनेगा। अडेप्टेबिलिटी इन चेंज, और चेंज भी कोई भी जल्दी से अडेप्ट अपन कर पाएंगे, ठीक है। अभी देखो, इसका थ्योरी पार्ट भी लिखा है अपन ने ऊपर, पर इसको डायग्राम से अभी मैं शॉर्ट में समझा दे रही हूँ। अगर आपको उसका थ्योरी पार्ट भी मतलब पूरा PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना। इसके आउटकम्स क्या होंगे जब हम आजाइल और डिज़ाइन थिंकिंग को मतलब दोनों को कंबाइन कर लेंगे, तो इसके आउटकम्स क्या होंगे। ये क्या करेगा, जो करेक्ट प्रॉब्लम्स है, मतलब हर स्टेज पे यूज़र का इन्वॉल्वमेंट है, तो राइट प्रॉब्लम्स को अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उससे सॉल्व कर पाएंगे। इससे अपन जल्दी फेल होंगे ताकि अपन जल्दी सीख पाएँ, है ना, जल्दी सीखेंगे अपने फेलियर से। इसमें रीवर्क और कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसमें अपन प्रोटोटाइप को डेवलप करते हैं पहले, फिर प्रोटोटाइप को टेस्ट किया जाता है, फिर जब टेस्टिंग हो जाता है सही से तो उसको प्लान, बिल्ड, टेस्ट, रिव्यू और अडेप्ट किया जाता है ना। लेकिन मेन स्टेप्स अपनी यही रहती हैं, एम्फेसाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप और टेस्ट। उसके बाद में ये वाली चीज़ें होती है जब हमें पता चल जाती है कि हाँ, अब अपना सोल्यूशन जो है, अपना जो आइडिया है वो वैलिडेट हो चुका है, फिर उसको डेवलप किया जाता है। तो अपना आजाइल क्या बताएगा, आजाइल बताएगा, अपनी आजाइल मेथोडोलॉजी बताएगी कि हम एफिशिएंट डिलीवरी कैसे कर सकते हैं, है ना। एफिशिएंट डिलीवरी, लेकिन हमें डिलीवरी से पहले उसको प्लान तो करना पड़ेगा ना, कि जो हम करेक्ट प्रॉब्लम या अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो उसको एफिशिएंट डिलीवरी करके क्या कर लेंगे। इसलिए हमें पहले उसको सही प्रॉब्लम को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन बताएगा, डिज़ाइन थिंकिंग बताएगा व्हाट राइट प्रॉब्लम टू सॉल्व, ठीक है। और
आजाइल मेथड का हाउ हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने देख ली, यही दो पॉइंट्स इसमें थे। एम्पैथी मैपिंग अपन ने पहले भी देख चुका है कि हम यूज़र को अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं, अपने खुद के जो अजम्पशंस रहते हैं उसको साइड करके हम यूज़र को एकदम अच्छे से एनालाइज करते हैं, ठीक है। यूज़र क्या कहता है, ठीक है, यूज़र क्या सोचता है, यूज़र क्या करता है और यूज़र कैसा फील करता है। इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं हम, कोलैबोरेटिव विजुअलाइजेशन, ठीक है, और बिल्ड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, अनकवर्स नीड्स एंड गैप्स। इससे क्या होता है, नीड्स और गैप्स दोनों चीज़ें अनकवर होती हैं। गाइड्स आइडिएशन एंड सॉल्यूशंस, प्रोटेक्ट फ्रॉम बाइस एंड अजम्पशंस। इसमें हम जो भी अजम्पशंस टीम्स बना लेती हैं कि नहीं यूज़र तो यही सोचता होगा, तो वो सारी चीज़ों से भी ये अपन को प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो एम्पैथी, अलाइनमेंट, बेटर डिसीजंस, यूज़र डिलाइट, मतलब यूज़र इससे एकदम खुश हो जाएगा ऐसा है। तो अजाइल इन वर्चुअल टीम्स, अजाइल को अपन वर्चुअल टीम्स के साथ में कैसे मतलब कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको अपन ऊपर देख सकते हैं। देखो पहले अपन इसका थ्योरी पार्टी देख लेते हैं, वरना आपको लगेगा कि अरे यार ये तो डायग्राम ही है, शायद थोड़ा पिक्सल भी क्लियर नहीं होंगे, तो आई एम सॉरी फॉर दैट यार, थोड़ा सा ना वो पिक्सल क्वालिटी कम ही होगी डायग्राम के अंदर। कोई ना, मैंने इसमें ये फ्लो चार्ट्स भी ऐसे बना रखे हैं अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं। चलो इसको एक एक करके एकदम डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाँ ओके, हियर वी आर, ठीक है। अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से अपन को क्या मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोलैबोरेशन, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। और वर्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स, मतलब वर्चुअली भी टीम्स काम कर पाती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी टीम को ऑफिस में ही प्रेजेंट होना पड़ेगा, वर्चुअली भी डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। कस्टमर को सेंटर में रख के हर पूरा डेवलपमेंट होता है। और इसमें डिज़ाइन थिंकिंग कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो अपन आगे बढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। अजाइल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ये अपन देख चुके हैं, ठीक है। इसमें कल्चर शिफ्ट में क्या है, कल्चर शिफ्ट में ये चीज़ है कि combining these disciplines requires a significant organization culture shift that prioritize people over process। देखो ट्रेडिशनली ये होता था ना कि जो कंपनीज थी वो प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फोकस करती थी, इसलिए अपन ये जो कल्चर शिफ्ट है इसमें यही बताया जा रहा है कि कल्चर शिफ्ट में पीपल को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं रेदर देन प्रोसेस, ठीक है। प्रायोरिटाइज पीपल ओवर प्रोसेस। यूज़र सेंट्रिसिटी, मतलब यूज़र के पेन पॉइंट्स है ना, एम्पैथी में अपन यही देखते हैं, यूज़र के पेन पॉइंट्स, फ्रस्ट्रेशंस, ये सब जो इन्फॉर्मेशंस है, ये डेवलपमेंट साइकिल को अगर अपन पहले ही से एनालाइज कर लें तो अपना जो डेवलपमेंट ऑफ डिज़ाइन, टेस्ट और इटरेट रहेगा वो और ज़्यादा यूज़र सेंट्रिक बनेगा। इससे अपन को अजाइल का जब अपन डिज़ाइन थिंकिंग के साथ में यूज़ करेंगे तो अपन ये चीज़ कर पाएंगे, यूज़र सेंट्रिसिटी और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। प्रोटोटाइपिंग, देखो द सोर्सेस हाईलाइट, सोर्सेस इसमें ये कहना चाहते हैं कि मैंने कुछ सोर्सेस इसमें लिए थे, ठीक है, कुछ 10-15 सोर्सेस इंटरनेट से उठा के और फिर उनसे ये सारी चीज़ें ली थी, है ना, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन लिया था। तो वही सोर्सेस की ये बात कर रहे हैं, कम से कम 10-15 सोर्सेस को कंबाइन करने के बाद में ये पूरा PDF आपको मिल रहा है, ठीक है। तो एक लाइक कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, है ना, इतनी मेहनत करते हैं। तो रेंजिंग फ्रॉम लो फिडिलिटी, देखो इसमें ऐसा नहीं रहता कि अपन ने आइडिया आया और फटाक से उसको डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया, उसको सीधे कोडिंग पे ले आए, नहीं, आइडिया को पहले अपन क्या करते हैं, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आइडिएट करेंगे, है ना, प्रॉब्लम्स को पहले, उससे पहले अपन को प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, कि सही प्रॉब्लम अपन पुट करें हैं या नहीं, ठीक है। और फिर अगर अपन को सब कुछ हो गया, आइडिया भी हमने ले लिया, प्रॉब्लम भी मिल गई, ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं, एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप 2 तरह के होते हैं, अपन ने पढ़ा था, लो फिडिलिटी और हाई फिडिलिटी। लो फिडिलिटी में स्केचेस बनाते हैं और हाई फिडिलिटी में एक फिग्मा लाइक डिज़ाइन बनाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, एकदम प्रिसाइज पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन रहता है। और एक और होता है अपना MVP, ये अपन पढ़ चुके हैं, है ना, और एसेंशियल फॉर गैदरिंग फास्ट फीडबैक। इससे क्या मिलता है, एक छोटा सा डमी है, प्रोटोटाइप कुछ नहीं है, बस एक डमी बनाते हैं अपन अपने आइडिया का, तो उसको कहते हैं प्रोटोटाइपिंग।
इससे अपन को फास्ट फीडबैक मिलता है, ठीक है। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, देखो वर्चुअल टीम्स है ना, तो उनको थोड़ा अडेप्शंस में भी चैलेंजेस होंगे, क्योंकि ट्रेडिशनली तो अपना यही होता था ना कि ऑफिस में ही बैठ के सब लोग काम करेंगे। लेकिन अब क्या है कि transitioning agile virtual environment introduces specific barriers such as 63% decrease in productivity and cost overruns in some reported cases। ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि 63% डिक्रीज़ हुआ है प्रोडक्टिविटी वर्चुअल टीम्स की वजह से, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, देखो वर्चुअल टीम्स में अगर आप भी सोचो कि आपको पूरा दिन भर लैपटॉप के सामने बैठ के मीटिंग करना पड़ेगा, तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे क्या? और ऐसा मान लो कि आपको मतलब कोई प्राइवेट लाइफ रही नहीं, क्योंकि वर्चुअल टीम्स में कैसा रहता है, कोई इंडिया में बैठा है, कोई यूके में बैठा है और कोई और कहीं और बैठा है। तो अब इंडिया का टाइमिंग अलग है, यूके का टाइमिंग अलग है, ठीक है। अब आप पूरे मतलब 24/7 आपका डेवलपमेंट चलता रहेगा वर्चुअल टीम्स में। तो आपकी प्राइवेट लाइफ तो रही ही नहीं। उससे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है उनको एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी तो डिक्रीज़ होती है, साथ में फ्रस्ट्रेशंस, पर्सनल लाइफ, ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। तो इसको सही जो चैलेंजेस आते हैं वो अपन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़, इसको ओवरकम करने के लिए अपने पास में कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ कुछ बनाई गई हैं। जैसे वर्चुअल टीम्स ऑफर सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ ऑर्गेनिक वाटर कूलर इंटरेक्शंस। वाटर कूलर इंटरेक्शंस क्या होता है, जिसमें सॉफ्ट स्टार्ट्स, ठीक है। सॉफ्ट स्टार्ट्स मतलब कैजुअल टॉक। देखो जैसे ही मीट स्टार्ट हुई, तो अगर आप मीट स्टार्ट हुई और आप तुरंत ही ऐसे वर्क की बातें करने लगोगे, है ना, तो इंसान वहाँ मीटिंग में आया तो वर्क के लिए है ना, वर्क की बात करने के लिए। लेकिन आप बिल्कुल मीटिंग स्टार्ट होते ही सीधा वही बातें करोगे, तो क्या है, थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेशन तो आई गई, है ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, वाटर कूलर इफेक्ट लगाते हैं, वाटर कूलर इंटरेक्शंस। ऐसे वाटर कूलर इंटरेक्शंस लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, सॉफ्ट स्टार्ट। आप पहले कैजुअल नॉन वर्क रिलेटेड बात करो, जैसे कि वीकेंड्स में आप क्या कर रहे हो, है ना, अपनी टीम से पूछ लो वीकेंड्स में आप क्या करने वाले हो, क्या प्लान्स हैं आपके वीकेंड्स के लिए, ठीक है। और या फिर जैसे कोई मैच था तो उसका पूछ लो, मैच कैसा रहा, मैं नहीं देख पाया। ऐसे कुछ भी कैजुअल नॉन वर्क रिलेटेड बात कर लोगे आप, तो थोड़ा सा क्या है उनका वो जो रहेगा माइंड रहेगा, माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा कैजुअल टॉक्स के साथ में ही, ठीक है। मीटिंग की बिगनिंग में करो आप ये चीज़ें, तो सही रहेगा। और उनको इनकरेज करो कि वो कैमरा यूज़ करें, उससे क्या होगा, एंगेजमेंट बूस्ट होगा, ठीक है। वर्चुअल रूम क्या होता है, वर्चुअल रूम होता है इस्टेब्लिशिंग अ परसिस्टेंट वर्चुअल रूम। जैसे मतलब कुछ भी स्पॉन्टेनियस डिस्कशन के लिए अपन वर्चुअल रूम्स बनाते हैं, ठीक है। हेल्प मेंटेन अ मेंटल प्रेजेंस, मतलब मेंटली भी एम्प्लॉय जो है प्रेजेंट रहे, इसलिए ये वर्चुअल टीम्स वगैरह बनाते हैं। अलाउइंग फॉर क्विक क्लैरिफिकेशंस दैट वुड नॉर्मली हैपन फेस टू फेस। जो जैसे कि वर्चुअल टीम्स के लिए अपन वर्चुअल रूम्स बनाते हैं, जैसे फेस टू फेस जब ऑफिस में इंसान काम करता है, वैसे ही वर्चुअली भी वर्चुअल रूम्स में इंसान बात कर पाए, है ना, इसलिए वर्चुअल रूम्स बनाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है डिस्कॉर्ड, स्लैक, ये सारे जो चैनल्स रहते हैं ये इसी के लिए रहते हैं, है ना। स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब डिवाइडिंग लार्ज ग्रुप्स इनटू स्मॉलर सब टीम्स प्रमोट क्लोजर इंटरेक्शन एंड फास्ट फीडबैक। बड़े ग्रुप्स को अपन क्या स्मॉल सब टीम्स में डिवाइड कर देते हैं, इससे क्या होगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा और अपन को फास्ट फीडबैक भी मिलेगा, ठीक है। शेयर्ड लीडरशिप, हर किसी के पास में लीडरशिप रहना चाहिए। इन अ रिमोट एजाइल सेटिंग लीडर्स मस्ट मूव अवे फ्रॉम कमांड एंड कंट्रोल। कमांड एंड कंट्रोल को छोड़ के हमें क्या करना है, शेयर्ड लीडरशिप मॉडल बनाते हैं, ताकि हर एक एम्प्लॉय क्या रहेगा, उसमें लीडर रहेगा, ठीक है। हर किसी को वो है एक्सेस की अपना पॉइंट रख पाए। वो मॉनिटर वर्कलोड्स टू प्रिवेंट बर्नआउट वाइल एम्पावरिंग टीम ऑटोनॉमी, ताकि बर्नआउट नहीं रहे उसमें।
टूल्स फॉर अलाइनमेंट एंड इनोवेशन। कुछ टूल्स होते हैं अलाइनमेंट और इनोवेशन के। एम्पैथी मैपिंग में वही चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग रहेगा और गैप्स पे अनकवर करेंगे, ठीक है। एम्पैथी मैपिंग अपन समझ चुके हैं। सिनेरियो बेस्ड प्रोटोटाइपिंग में क्या रहता है, रोल प्ले करते हैं, है ना। ओपन सोर्स सिनेरियो बेस्ड प्रोटोटाइपिंग, अच्छा सॉरी, इन ओपन सोर्स सिनेरियो बेस्ड प्रोटोटाइपिंग में क्या रहता है, जो ओपन सोर्स चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे अपन ने क्या किया, लॉगिन मॉड्यूल जो है वो कहीं ओपन सोर्स से उठा लिया उसको, ठीक है। ओपन सोर्स मतलब वो सारी चीज़ें जो है पब्लिकली अवेलेबल है और उसे कोई भी यूज़ कर सकता है, वो चीज़ें कहलाती हैं अपनी ओपन सोर्स, ठीक है। तो अपन को क्या बनाना है, सिर्फ एक प्रोटोटाइप बनाना है। प्रोटोटाइप क्या होता है, अपना आइडिया वैलिडेशन के लिए। आपने क्या किया, लॉगिन मॉड्यूल को उठाया, ठीक है। लॉगिन मॉड्यूल ओपन सोर्स से उठाया, फिर आपने रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल भी ओपन सोर्स से उठाया, आपका जो डैशबोर्ड मॉड्यूल था वो भी आपने ओपन सोर्स से उठाया। तीनों को कंबाइन करके अपना पूरा प्रोटोटाइप बना लिया। इससे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको खुद से डेवलप नहीं करनी पड़ी, तीनों आपने ओपन सोर्स से बना लिया। ओपन सोर्स में आपको कुछ पैसे भी नहीं देने पड़ते, तो इससे आपका कॉस्ट भी बच गया और टाइम भी बच गया, है ना। और आपका प्रोटोटाइप भी रेडी हो गया, है ना। क्योंकि अपन प्रोटोटाइप में तो सिर्फ आइडिया ही वैलिडेट कर रहे हैं ना, आइडिया को विजुलाइज ही तो करना है हमें, कौन सा हमें एकदम एक्यूरेट आइडिया बनाना है। वैसे ही होता है बिजनेस प्रोसेस मॉडल नोटेशन। ये क्या होता है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड की तरह सर्व करता है। इसमें आप क्या करते हो, बिजनेस प्रोसेस जो अपन मॉडलिंग कर रहे हैं, बिजनेस कैसे प्रोसेस करेगा उसको आप क्या बनाते हो, उसका मतलब विजुलाइजेशन बनाते हो, ठीक है। उसको अपन कहते हैं सबवे मैप्स, ठीक है। सबवे मैप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस मीडिएट कम्युनिकेशन बिटवीन एनालिस्ट एंड आर्किटेक्चर, इंश्योरिंग एवरीवन अंडरस्टैंड्स हाउ अ सर्विस ट्रांसफॉर्म्स एज इट मूव्स थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें BPMNB अच्छा टॉपिक है। आप बस इतना याद रखो कि हम बिजनेस प्रोसेस को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, इसमें सारे इन वर्चुअल सेटिंग दी सबवे मैप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस मीडिएट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को मीडिएट करने के लिए इसको अपन बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस फॉर IT इंडस्ट्री, इसको अपन देख लेते हैं अच्छे से। इसमें अपन को ऐसे इम्प्लीकेशंस करने पड़ेंगे ताकि जो सारी चीज़ें रहे वो बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल हो, है ना। उसको सारी टीम्स अडेप्ट कर पाए, क्योंकि अपन को कैसा चाहिए कि हाँ, प्योरली टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए हमें कैसा चाहिए, कोलैबोरेशन स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी स्किल्स, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा कि कंपनीज़ हमेशा प्रायोरिटाइज़ करती हैं ऐसे बंदों को जो बहुत जल्दी अडेप्ट कर पा रहे हैं कोई भी चीज़ को, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जिनकी ज़्यादा अच्छी हो सकता है उसको एक ही इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा, एक ही डोमेन में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज हो, लेकिन अगर वो वाइड उसको वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है वो बस उसके अलावा कुछ सीखने ही नहीं चाहता है, तो ऐसे लोग क्या है सही नहीं रहते। तो इसलिए एक टी शेप्ड मॉडल भी रहता है, वो अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब इसमें अपन ने डिज़ाइन थिंकिंग फ्रेमवर्क देखेंगे, ठीक है। ये अपना कंप्लीट हो गया। ये डिज़ाइन थिंकिंग फ्रेमवर्क में 5 की फेसेस रहते हैं, ये अपन ने देख चुका है, ठीक है। सॉरी, एम्पैथी मैपिंग क्वाड्रेंट्स सेज, ये अपन ने देख चुका है, ठीक है। ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन वही अपन समझ चुके हैं वैसे भी, ठीक है। वर्चुअल कोलैबोरेशन चैलेंजेस, ये भी अपन ने देख लिया है। अडेप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज, ये भी देख लिया। चलो इसको मैं स्किप कर देती हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन विथ वर्चुअल IT टीम्स, ये भी अपन देख लिया है, ये भी हो गया है। स्ट्रैटेजिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट, ये देख लिया है। वर्चुअल कोलैबोरेशन चैलेंजेस, ये अपन ने देख लिया। कम्युनिकेशन बैरियर्स, टाइम जोन डिफरेंसेस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्गेनिक इंटरेक्शन, क्योंकि अपन क्या हो रहा है, लैक हो रहा है, तो उसकी वजह से भी चैलेंजिंग है वर्चुअल टीम्स में। और सेल्फ मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, आपका टाइम, आपकी सारी चीज़ें, आपके टास्क, सब कुछ सेल्फ मैनेज रहेगा, ठीक है। मीटिंग ओवरलोड हो सकता है, नॉलेज शेयरिंग में गैप आ सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं। अडेप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज, प्राइमरी कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बैरियर्स, ये जो रहते हैं ये कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे टाइम जोन डिफरेंस, रिड्यूस फेस टू फेस क्यूज़, ठीक है। मतलब टीम क्या है, टीम में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि फेस टू फेस
इंट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। मीटिंग का बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो सकता है ना, फैटीग एंड डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो अपन को क्या करना है, एंगेजमेंट एंड सोशल चैलेंजेस। एंगेजमेंट और सोशल चैलेंज क्या हो सकते हैं, लोअर एंगेजमेंट लेवल्स, मल्टीटास्किंग एंड ट्रस्ट। देखो जब टीम्स बहुत ज़्यादा दूर दूर रहती है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो ट्रस्ट का भी एक मेजर फैक्टर आता है कि आप कैन लैक टू लीड, हेजिस्टेंसी टू कंट्रीब्यूट, मतलब आपको कंट्रीब्यूट करने में थोड़ा हेजिटेट महसूस होगा ना, क्योंकि ट्रस्ट उतना जल्दी बिल्ड नहीं हो पाता है वर्चुअली, ठीक है। नॉलेज साइलोज, ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ टीम मेंबर्स को तो वो सारा उस चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन कुछ टीम मेंबर्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो सकता है या बहुत कम नॉलेज हो सकता है, ठीक है। कुछ टीम मेंबर्स को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, नॉलेज साइलोज में। आइसोलेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस द वाइडर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा होता है। प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है इससे, ठीक है। जैसे अपन ने देखा था कि 63% प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हुआ था। अडेप्टिंग फ्रेमवर्क्स टू ओवरकम चैलेंजेस, इसलिए अपन कुछ फ्रेमवर्क्स अडेप्ट करते हैं ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। डिज़ाइन थिंकिंग एंड स्पेशलाइज्ड एजाइल प्रैक्टिसेस। एम्पैथी मैपिंग टूल जो रहता है वो अपन इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सपर्टाइज नॉलेज अबाउट यूजर्स, इंश्योरिंग द टीम रिमेन्स अलाइंड ऑन यूज़र नीड डिस्पाइट बीइंग फिजिकली अपार्ट। मतलब ये देखने, एम्पैथी मैपिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपन क्या चाह रहे हैं कि अपन को यूज़र के मतलब help remote teams externalize knowledge about users, ensuring teams remain aligned on user needs despite being physically apart। वो भले ही physically apart है, लेकिन उनको क्या है, यूज़र के नीड्स, जो यूज़र के नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, तभी तो वो उसके लिए डेवलप कर पाएंगे ना। तो ये चीज़ है, इसलिए अपन एम्पैथी मैपिंग करते हैं, ठीक है। वर्चुअल रूम्स एंड प्रेजेंस क्यूज, ये अपन ने देख लिया। मेंटल प्रेजेंस के लिए वर्चुअल रूम्स अपन बनाते हैं, ठीक है। इसे अपन क्विक अनप्लान क्लैरिफिकेशंस, जैसे ऐसा होता है ना कि डिस्कशन बातों में ही बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है ना, वो इसलिए अपन वर्चुअल रूम्स बनाते हैं। जैसे आपका दोस्त आपको थोड़ा सा नॉलेज है, ठीक है, आपको थोड़ा सा नॉलेज है कि कल के मैच में आपने मैच नहीं देखा लेट्स से, ठीक है, और आपके दोस्त ने वो मैच देखा, ठीक है, लेकिन आपने आप क्योंकि अब बताना नहीं चाहते हो कि आपने कल का मैच मिस कर दिया, आपने बोल दिया कि हाँ मैंने भी मैच देखा है, ठीक है। अब आप क्या हो, पूरे ग्रुप के साथ में, आपके कई सारे दोस्तों के ग्रुप के साथ में आप खड़े हो, ठीक है, बहुत सारे दोस्त हैं, आपने तो नहीं देखा लेकिन ये तीनों ने देखा है वो मैच, तो ये तीनों जब डिस्कस करेंगे ना, कुछ पॉइंट्स ये तीनों रखेंगे, आपको जो चीज़ें पता है आपने वो रख दिया, ये तीनों जो पॉइंट्स रखेंगे ना और आपके पॉइंट्स भी इसके साथ में मिल जाएंगे, तो आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए अपन वर्चुअल रूम्स को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। इससे क्या होगा, क्लैरिफिकेशंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। मतलब अपन एज अ कोर्स जैसा उसको नहीं पढ़ रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कशन में ही सारी जो क्लैरिफिकेशन है वो अपन कर रहे हैं। ओपन सोर्स सिनेरियो बेस्ड प्रोटोटाइपिंग, ये अपन ने देख चुका है कि इसमें आप क्या कर रहे हो कि काफ़ी सारे ओपन सोर्स मॉड्यूल्स को उठा के अपना प्रोटोटाइप बना रहे हो, उसको अपन कहते हैं ओपन सोर्स सिनेरियो बेस्ड प्रोटोटाइपिंग। BPMN में क्या रहता है, आप सबवेज को यूटिलाइज़ करके क्या कर रहे हो, एक शेयर्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड बना रहे हो फॉर कम्युनिकेशन, मतलब बिजनेस प्रोसेस का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बना रहे हो कि जिसके ऊपर सब लोग उस पर कम्युनिकेट कर पाए, है ना। मतलब आपने एक ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया है जिसके ऊपर आपकी मैनेजमेंट टीम, आपकी टेस्टिंग टीम, आपकी डेवलपमेंट टीम, सारी टीम्स मिलके इस ही बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल को के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको अपन कह रहे हैं सबवे मैप्स, इस प्रोसेस को। तो ये क्या है, शेयर ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। लीडरशिप एंड स्ट्रक्चरल शिफ्ट, अब इसमें क्या है, कोई भी एक बंदा लीडर नहीं है, इसमें सारे क्या है, सब टीम्स होते हैं, और चीज़ें क्या है, माइक्रो मैनेजमेंट होता है, छोटे स्मॉल सब टीम्स रहते हैं, तो माइक्रो मैनेजमेंट का बात आती है, मतलब हर किसी को बहुत सारा कुछ भी लोड नहीं रहता है, माइक्रो छोटी चीज़ें
मैनेज करनी रहती हैं। अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज़ क्या हो सकती है, आप डेली स्टैंड अप मीटिंग्स करो। स्टैंड अप मीटिंग्स मतलब डेली आप पूछो कि आपने आज क्या क्या काम किया, आज डेली कर सकते हो, या मेरा जब प्रोजेक्ट है तो हमारी तो डेली होती थी, और एवरी सैटरडे को ऐसा रहता था कि एवरी सैटरडे को आपने पूरा वीकली क्या किया है वो सारी चीज़ें बताओ। तो डेली स्टैंड अप मीट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप संडे सैटरडे ऑफ करके बाकी सारे में कर दो। स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन प्लान्स, ठीक है। डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, उसको स्ट्रक्चर्ड बना रहे हो ताकि प्रोजेक्ट एकदम क्या हो पाए, स्मूथली इम्प्लीमेंट हो पाए। फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर सब टीम्स, छोटी छोटी टीम्स बना रहे हो। एक्टिव लीडरशिप प्रेजेंस बना रहे हो, हर किसी को एक एक्टिव लीडर बना रहे हो। शेयर लीडरशिप कल्चर है, ठीक है। इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, है ना, और काफ़ी अच्छे आउटकम्स भी मिलते हैं। थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है वर्चुअल टीम से, बट एनीवेज इसको आप अपन अडेप्टिंग अजाइल सेरेमनीज एंड कोऑर्डिनेशन कैसे कर सकते हैं अपन। लोकेशन बेस्ड टास्क एलोकेशन में क्या रहता है कि आप जैसे कोलोकेटेड हाईली सिंक्रोनाइज सेटिंग्स में जो भी टास्क रहते हैं, अ की स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स अलाइनिंग स्पेसिफिक टास्क विद द वर्क लोकेशन। मतलब जो स्पेसिफिक टास्क है उसको वर्क लोकेशन के हिसाब से आप अलाइन कर दे रहे हो, ठीक है, छोटी छोटी टीम से। वाइल फोकस इंडिविजुअल वर्क इज़ रिजर्व फॉर रिमोट सेशंस टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, ये चीज़ है। अब वर्चुअल टीम्स में क्या कर रहे हो, सॉफ्ट स्टार्ट। जब आप वर्चुअल टीम्स के साथ में काम कर रहे हो तो आपने क्या देखा, अपन वर्चुअल रूम्स बनाएंगे, ठीक है, वर्चुअल रूम्स बनाएंगे, और कभी भी अपन जो मीट कर रहे हैं उसमें हमेशा सॉफ्ट स्टार्ट करेंगे, मतलब नॉन वर्क रिलेटेड कैजुअल बात करेंगे। उससे क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, एंगेजमेंट रहेगा। सॉरी। स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन प्लान मतलब मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स बना रहेंगे, है ना। मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स रहेंगे तो रैदर देन रिलेइंग ऑन सॉलिड सेलुलर स्ट्रक्चर, दिस इंक्लूड्स वर्चुअल डेली स्टैंड अप एंड द इंटीग्रेशन डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स बना रहे हैं। स्ट्रक्चरल एंड लीडरशिप इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है ये, सब टीम क्रिएशन, शेयर्ड लीडरशिप मॉडल, एक्टिव फैसिलिटेटर रोल एंड रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट स्ट्रेटेजी। देखो ये अपन ने देख लिया टीम्स और लीडरशिप वाला पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट स्ट्रेटेजी में आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशंस आर अडेप्टिंग द रिक्रूटमेंट टू प्रायोरिटाइज अडेप्टेबिलिटी एंड कोलैबोरेशन स्किल्स। मतलब इंसान के अंदर टेक्निकल नॉलेज से ज़्यादा आप क्या देख रहे हो उसमें, अडेप्टेबिलिटी एंड कोलैबोरेशन स्किल्स, मतलब वो नई टेक्नोलॉजी को जल्दी से अडेप्ट कर पा रहा है या नहीं, और उसके अंदर कोलैबोरेशन स्किल्स है या नहीं, ठीक है। ओवर प्योरली टेक्निकल एक्सपर्टीज़ ये इसमें बता रहा है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन टूल्स फॉर डिज़ाइन थिंकिंग, कुछ इम्प्लीमेंटेशन टूल्स होते हैं डिज़ाइन थिंकिंग के। पहले अपना एम्पैथी मैपिंग कई बार देख चुके अपन। ओपन सोर्स सिनेरियो बेस्ड प्रोटोटाइपिंग ये भी अपन ने देख चुका है। बिजनेस प्रोसेस मॉडल नोटेशन एक्ट्स एज अ सबवे मैप फॉर द बिजनेस प्रोवाइडिंग अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस, ये भी अपन ने कई बार देख चुका है, ठीक है। एक बार रीड कर लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल्चरल शिफ्ट एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी अपन ने देख लिया। इसमें आप क्या करो, पहले क्या होता है, पहले ट्रेडिशनली क्या होता था कि अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो गया तो बहुत ज़्यादा कंपनी के लिए क्या होता है, बेकार बात होती थी। लेकिन अब कंपनीज़ क्या कर रही है कि फेल फास्ट हो, जल्दी अगर हम फेल होंगे, जल्दी और चीपली फेल हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, उतनी अच्छी लर्निंग मिलेगी। और हर चीज़ को अपन क्या कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। इसलिए तो अपन प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं कि आइडिया को अपन विजुलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स में इसमें अपन ने क्या देखा, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्रोजेक्ट विजिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी भी होती है, स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट भी बढ़ता है, और टैलेंट एक्विजिशन एडवांटेज मतलब मतलब जो रिक्रूटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और मतलब वर्सेटाइल टीम्स रहती हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स, इससे क्या होता है, डबल सक्सेस रेट, रिक्रूटमेंट टैलेंट स्ट्रेटजी, स्टेक होल्डर ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन, ये अपन देख चुका है, ठीक है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ये भी अपन ने देख लिया। कस्टमर एंड यूजर सेंट्रिक बेनिफिट्स, ये अपन ने देख लिया कि इफेक्टिव रिक्रूटमेंट, रिक्वायरमेंट मीटिंग, ठीक है। रिड्यूस बाइस मतलब
सोर्स ऑफ ट्रूथ हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। अनफाउंडेड अजम्पशंस और पर्सनल बाइस को अपन रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इंश्योरिंग डिसीजंस आर ड्रिवन रियल यूज़र डेटा, मतलब रियल यूज़र का डेटा ही यूज़ करके जो डिसीजंस है वो लिए जा रहे हैं। एनहांस यूज़र एक्सपीरियंस, इससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हो जाता है ना, क्योंकि हर बार शॉर्ट से शॉर्ट इटरेशंस में भी अपन क्या करें, कस्टमर्स को एक लूप के अंदर रखने हैं, है ना। डेवलपमेंट के टाइम पे कस्टमर्स हमेशा लूप के अंदर ही रहते हैं, हर बार हम कस्टमर से फीडबैक लेते हैं और लूप बैक करते हैं अपनी प्रोसेस को, ठीक है। इंटरनल टीम डायनामिक्स हमारी कैसे होनी चाहिए कि शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। माइंड मैपिंग और एम्पैथी मैपिंग से हमारी क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग शेयर्ड रहेगी। इंडिविजुअल नॉलेज एक्सटर्नलाइज इंडिविजुअल नॉलेज क्रिएटिंग अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग दैट एड्स रैपिड डिसीजन मेकिंग, है ना। सबके अंदर शेयर्ड डिसीजन रहेगा तो हमें मतलब शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो डिसीजन मेकिंग में बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। फिजिकल सेपरेशन को अलग करके कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मतलब जल्दी सारी इम्प्रूवमेंट्स होंगी। कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटेशन जितना भी है वो सब कुछ कैलकुलेटेड रहेगा। वेयर टीम्स आर इनकरेज टू ट्राई न्यू थिंग्स, डिटेक्ट फेलियर्स क्विकली टू ट्विस्ट देयर इनिशिएटिव्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। ऑटोनॉमी एंड मोटिवेशन क्या होता है, इसमें शेयर्ड लीडरशिप रहती है, ठीक है। बस यही, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। इनोवेशन एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये अपन ने देखा कि बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग ये करते हैं, इसमें अलाइनिंग ऑपरेशंस विद स्ट्रैटेजी, प्रोसेस मैपिंग एंड डिस्कवरी, ये इसके मतलब ऐसे शॉर्ट में बता दिए कि आपको याद रखते हो, माइंड मैप की तरह इसको याद रख पाओ, ठीक है। इनोवेशन टाइप्स किस तरह से होते हैं, डिस्ट्रप्टिव एंड सस्टेनेबल। देखो इनोवेशन अपन कंपनीज़ को ना सस्टेन करने के लिए मार्केट में हमेशा इनोवेशन की ज़रूरत रहती है, ठीक है। इसलिए इनोवेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, इसको अपन आगे भी पढ़ेंगे, शायद इसी यूनिट में, आगे की यूनिट में देखना पड़ेगा, पर शायद इसी यूनिट में होगा। तो डिस्ट्रप्टिव वर्सेस सस्टेनेबल वो इनोवेशन रहता है। रेडिकल एंड इंक्रीमेंटल इनोवेशन रहता है, मतलब आप करेंट प्रोडक्ट के अंदर, मतलब करेंट जो मार्केट चल रहा है उसी में कुछ इनोवेशन कर रहे हो, या आप कुछ एकदम ही अलग हट के बना रहे हो, है ना। तो ऐसी भी चीज़ें आती हैं, जैसे एआई है, एआई का एकदम से एरा, एआई क्या है, एकदम से नई टेक्नोलॉजी थी, एकदम नई टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उसका क्या हुआ, एकदम से एक्सपांड हो गया ना, तो ये भी क्या है, इनोवेशन है, ठीक है। अब इसको अपन देख लेते हैं, डिस्रप्टिव एंड सस्टेनिंग। देखो डिस्रप्टिव इनोवेशन क्रिएट्स Disruptive innovation creates new value and markets, while sustaining innovation focuses on growing and improving existing ones. Disruptive में क्या बनाते हो आप, एकदम ही जो मार्केट के लिए एकदम नई चीज़ है वो बना रहे हो, है ना। मतलब मार्केट में एकदम आग लगा देने वाली है, ऐसा कुछ नई एकदम अलग ही चीज़ बना रहे हो, तो वो चीज़ क्या है, डिस्रप्टिव इनोवेशन के अंदर आती है। लेकिन जब आप कोई पहले से सस्टेनिंग इनोवेशन, मतलब जो पहले से प्रेजेंट है उसी को आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हो, जैसे कि अपना आईफोन है, ठीक है। आईफोन भाई साहब हर साल एक नया आईफोन आपको देखने मिल जाता है, तो वो क्या है, आप एग्जिस्टिंग चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करके उसको मार्केट में ले आ रहे हो, तो वो अपना होता है सस्टेनिंग इनोवेशन। अब रेडिकल और इंक्रीमेंटल इनोवेशन में क्या रहता है, रेडिकल इनोवेशन इन्वॉल्व्स न्यू टेक्नोलॉजी that disrupts the entire business model. Incremental innovation refers to small gradual improvements to maintain a competitive position over time. देखो रेडिकल इनोवेशन के अंदर क्या रहता है, आप कुछ नई टेक्नोलॉजी का उसमें इन्वॉल्व कर देते हो, ठीक है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करके इंटायर बिजनेस मॉड्यूल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। और इंक्रीमेंटल इनोवेशन के अंदर क्या रहता है, आप छोटा सा उसमें वो क्या कर रहे हो, छोटा सा इम्प्रूवमेंट कर रहे हो या छोटा सा इनोवेशन कर रहे हो, ठीक है, और ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे हो, मतलब थोड़ा करके इम्प्रूव कर रहे हो, तो उसको कहते हैं अपन इंक्रीमेंटल इनोवेशन, ठीक है। इनोवेशन की कुछ मैट्रिक्स भी होता है, मैनेजर्स यूज दिस टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स। इनोवेशन मैट्रिक्स उसके प्रोजेक्ट के नेचर के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। रेडिकली डिसरप्टिव और इंक्रीमेंटली स्ट्रक्चरिंग, ये अपन ने नीचे डायग्राम में देखते हैं इसको, ठीक है। आर्किटेक्चरल एंड मॉड्यूलर इनोवेशन कैन इन्वॉल्व रिकॉन्फिगरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टेक्नोलॉजीज और चेंजिंग स्पेसिफिक कंपोनेंट वाइल
ओवरऑल डिज़ाइन रिमेन्स मॉड्यूलर। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को रिकन्फिगर करके एक कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, ठीक है। और दूसरा एक और फैक्टर हो सकता है कि आप ओवरऑल डिज़ाइन सेम रख रहे हो पर आपके उसके कुछ कंपोनेंट्स में आप कुछ चेंज करो, ठीक है। ओवरऑल डिज़ाइन सेम है। स्ट्रैटेजिक इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग, देखो थोड़ा सा और बचा है बस ये यूनिट का, ठीक है। स्ट्रैटेजिक इनोवेशन कैसे हो सकता है? रिवायरिंग मतलब डेवलपिंग प्रोटोटाइप्स बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम यूजर्स एंड स्टेक होल्डर्स। आपको इनोवेशन ऐसा नहीं करना है कि वो एकदम ही क्या है, आपको बस समझ में आ रहा है ना, आपको बस लग रहा है कि इनोवेशन है, लेकिन बाकियों के लिए वो चीज़ तो एकदम मतलब कोई यूज़फुल नहीं है ना। तो ऐसा अपन को नहीं रखना है, अपन को हमेशा ह्यूमन सेंटर्ड, मतलब देखो एआई के आने से क्या हुआ कि जैसे कंटेंट क्रिएशन में मान लो अगर, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन आपने कोई वेबसाइट बनाई और उसमें आपने पूरा जो कंटेंट है वो एआई से कॉपी पेस्ट करवा दिया, ठीक है। लेकिन जो हमारे ह्यूमन कंटेंट राइटर्स थे उसमें क्या करते थे, उस कंटेंट के अंदर पूरे इमोशंस डाल देते थे, है ना। लेकिन जब एआई ने उससे उस चीज़ को करा तो उस कंटेंट में बिल्कुल भी ह्यूमन का टच ख़त्म हो गया। तो उससे क्या हुआ, कंटेंट जो है वो एकदम वैसा हो गया, मतलब वो कंटेंट एकदम वो हो गया कि यार ये इसमें ह्यूमन टच नहीं आ रहा है ना। तो हमेशा उससे क्या हुआ कि कंटेंट क्रिएशन ख़त्म नहीं हुआ, उससे और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि हर कोई एआई का यूज़ करेगा। तो अच्छी कंपनीज़ क्या करेंगी, अच्छी कंपनीज़ हमेशा ह्यूमन टच लाने के लिए हमेशा कंटेंट क्रिएटर्स को रखेंगी, है ना। जो ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं, है ना, उसको कहते हैं कंटेंट क्रिएटर्स, ठीक है। तो आपको हमेशा इनोवेशन कैसा करना है, स्ट्रैटेजिक इनोवेशन रखना है ना। मतलब कुछ स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसको रखना है। ह्यूमन सेंटर्ड एम्पैथी, मतलब हमेशा ह्यूमंस को सेंटर में रख के चीज़ें करनी है। एम्पैथी मतलब पेन पॉइंट्स उनके ध्यान में रख के, ठीक है। रिवायरिंग में अपन क्या करते हैं, डेवलपिंग प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम यूजर्स एंड स्टेक होल्डर्स टू इन्फॉर्म स्ट्रैटेजी। रिवायरिंग में अपन कुछ नहीं करते हैं, एक प्रोटोटाइप इस तरह से बनाते हैं बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम, जो कि यूज़र्स और स्टेक होल्डर्स के डेटा को ही बेस्ड पे एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। सिमुलेटिंग में क्या रहता है, क्रिएटिंग एम्पैथेटिक एंगेजमेंट विद द कस्टमर्स एक्सपीरियंस टू मेक मार्केट कॉन्टेक्स्ट इमीडिएटली अप्रेजेबल, कन्वर्जिंग, कोलैबोरेटिंग। इसको अपन उसमें देखते हैं नीचे डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वैसे, कन्वर्जिंग, कोलैबोरेटिंग अपन ने वैसे सब कुछ पढ़ लिया है पहले से, ठीक है। सिमुलेटिंग के अंदर क्या रहता है, क्रिएटिंग एम्पैथेटिक एंगेजमेंट विद द कस्टमर एक्सपीरियंस टू मेक मार्केट कॉन्टेक्स्ट इमीडिएटली अप्रेजल, मतलब कस्टमर्स का ही जो एक्सपीरियंस है उसको ही यूज़ करके आप कुछ ऐसा बना रहे हो जिसमें मतलब थोड़ा सा मार्केट का कॉन्टेक्स्ट भी लेके, थोड़ा सा बिजनेस वाला पार्ट भी लेके उसको एकदम कैसा बना रहे हो, उस प्रोटोटाइप को ऐसे अच्छा सा बना रहे हो, ह्यूमन टच दे रहे हो, वही चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। कन्वर्जिंग में क्या रहेगा, enabling collective reflection and agreement between participants who may have diverse understanding of the strategy। कन्वर्जिंग में आप क्या कर रहे हो कि कलेक्टिव रिफ्लेक्शन और अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टिसिपेंट्स हु मे हैव, मतलब आप थोड़ा सा क्या कर रहे हो, जैसे आइडियाज़ है वो डाइवर्स रखना चाह रहे हो, ठीक है, ताकि जैसे दो अलग अलग पार्टीज़ है, ठीक है, उनके पास में अलग अलग आइडियाज़ हो सकते हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट करना दो पार्टिसिपेंट्स के बीच में और उस डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग को अडेप्ट करना, ठीक है। वो सारी जो स्ट्रैटेजी रहती है कन्वर्जिंग के अंदर आती है। कोलैबोरेटिंग में वही रहता है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दैट माइट बी लॉस्ट इन द सिंपल डायलॉग, एक शेयर्ड सोल्यूशन अपन बनाते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, एक शेयर्ड सोल्यूशन बना रहे हैं जो कि हर किसी के लिए फिजिबल रहेगा, है ना। ऐसा हो सकता है कि रिमोट टीम्स में सबके अलग अलग थॉट्स हो, अलग अलग व्यूज़ हो, तो अपन को हमेशा ऐसी चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी जो कि सबके लिए
अच्छी हो, सब उसके साथ में एग्री कर पाए, ठीक है। स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट इन वर्चुअल टीम्स कैसे होता है? रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी, अडेप्टेबिलिटी एंड रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी अपन देख चुके हैं, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट ये भी अपन ने देख लिया। फास्ट फेल फास्ट कल्चर ये भी अपन देख चुके हैं। कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड प्रोटोटाइपिंग भी अपन ने देख लिया। मैनेज्ड इनोवेशन, मतलब इनोवेशन को आप एक मैनेज करके चल रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ही अजूबा सा चीज़ बना दिया, नहीं 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 भाई, उस चीज़ को पूरा फैसिलिटेट किया जाता है, ठीक है। अब अपन ने ये देख लिया इनोवेशन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसके कुछ टूल्स एंड प्रैक्टिस रहते हैं, विजुअलाइजेशन टूल्स रहते हैं, जर्नी मैपिंग टूल्स रहते हैं, माइंड मैपिंग, स्टोरी टेलिंग, असम्पशन। देखो स्टोरी टेलिंग का आगे भी बहुत नेक्स्ट यूनिट में काफ़ी डिटेल में बताएगी कि स्टोरी टेलिंग क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो अपन देख लेंगे। स्पेशलाइज कोलैबोरेशन टूल्स, जो बहुत ज़्यादा टूल्स ऐसे हैं वो उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि वर्चुअल आईटी टीम्स में यूज़ होता है ना, उनके कोलैबोरेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। तो सबसे पहला तो होता है अपना डिस्कॉर्ड, स्लैक, ये वर्चुअल रूम्स के लिए होता है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के लिए अपने पास में ERP टूल्स होते हैं, है ना। ERP टूल्स आप सर्च कर सकते हो क्या होते हैं, जैसे कि गूगल में लाइक से आप कंटेंट क्रिएशन का ही एग्जांपल लेते हो तो गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है, गूगल शीट्स हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, तो उसका यूज़ करते हैं, वो इनके लिए ERP टूल्स है ना। अलग अलग रूल्स के लिए अलग अलग ERP टूल्स रहते हैं, ठीक है। और वर्चुअल टीम्स के लिए आपको याद रखना है डिस्कॉर्ड और स्लैक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टूल्स हैं। प्रोसेस माइनिंग एंड, इसमें वही रहता है कि प्रोसेस के सबवे मैप्स वगैरह बनाने के लिए, ताकि सबको प्रोसेस समझ में आ पाए, ठीक है, वो रहते हैं। डिज़ाइन थिंकिंग एंड एम्पैथी टूल्स, कुछ एम्पैथी टूल्स भी रहते हैं, एम्पैथी मैपिंग करने के लिए सेज थिंग्स, ये सारी चीज़ें। माइंड मैपिंग एंड विजुअलाइजेशन, जर्नी मैपिंग, इसके लिए अपन ने देखा था साइलोज, आप कमेंट करके बताओ कौन सा वाला था, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग एंड इटरेशन प्रैक्टिसेस, ये भी अपन ने देख लिया है। ओपन सोर्स सिनेरियो बेस्ड प्रोटोटाइपिंग, मिनिमल MVP और प्रोटोटाइप में क्या डिफरेंस है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछ सकते हैं, ठीक है। इटरेटिव टेस्टिंग क्या होता है? देखो टेस्टिंग के भी कुछ टाइप्स आ सकते हैं, है ना। एक तो यूनिट टेस्टिंग होता है, एक अपना AB टेस्टिंग रहता है, ठीक है। तो अपना टेस्टिंग भी इसमें क्या रहता है कि वो अपन शायद आगे की यूनिट में पढ़ेंगे टेस्टिंग, पर इटरेटिव टेस्टिंग क्या रहता है कि हर बार आप डिज़ाइन को क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, और टेस्ट करने के बाद में जो भी फीडबैक मिल रहा है तो आप वापस से उसमें इटरेट कर जा रहे हो, है ना, उस फीडबैक को यूज़ करके नया चीज़ बना रहे हो। तो इटरेटिव टेस्टिंग उसी को कहते हैं कि टेस्ट करने के बाद आप वापस से प्रीवियस स्टेज पे जा रहे हो, ठीक है। टीम मैनेजमेंट एंड एंगेजमेंट प्रैक्टिसेस, इसके अंदर क्या रहता है, टास्क को एलोकेट कर देते हो आप लोकेशन के हिसाब से, सब टीम्स क्रिएट कर देते हो, मीटिंग के कुछ प्रोटोकॉल्स रखते हो कि हमेशा अपन को सॉफ्ट स्टार्ट करना है, कैमरा का यूजेज इंक्रीज़ करना है, जिससे क्या होता है इंट्रैक्शन और ज़्यादा एंगेज होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें रहती है। शेयर्ड लीडरशिप के अंदर क्या रहेगा कि हर कोई अपना एक कमांड और कंट्रोल को अपन नहीं फॉलो करते हैं, शेयर्ड लीडरशिप रखा जाता है हमेशा, ठीक है। ये चीज़ अपन पहले भी देख चुके हैं, चलो ये चीज़ अपन ने देख ली थी, और ये अपन ने देख लिया, कॉमन चैलेंजेस देख लिया, अजाइल सेरेमनीज, डेली स्टैंड अप, स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट रिव्यू, रेट्रोस्पेक्टिव में क्या रहता है कि आपने यूज़ फन रेट्रो, स्टार्ट स्टॉप कंटिन्यू, एनोनिमस फीडबैक टूल्स। रेट्रोस्पेक्टिव में ये रहता है कि आपने पुरानी चीज़ों से क्या सीखा, है ना। और बैकलॉग रिफाइनमेंट, इसमें भी वही चीज़ है, कंटिन्यूस रिफाइनमेंट यूजिंग कोलैबोरेशन, डॉक्स, वर्चुअल हैंडल्स, ये चीज़ें रहती है। स्प्रिंट रिव्यू में क्या करता है, फीडबैक लेते हो आप, ठीक है। स्प्रिंट प्लानिंग में प्लानिंग करते हो, ठीक है, ये चीज़ है। प्रोटोटाइपिंग एंड इटरेशन प्रैक्टिसेस, ये अपन ने देख लिया था। लो फिडिलिटी,
लो फिडिलिटी, हाई फिडिलिटी, MVP, डिज़ाइन टेस्ट ट्रीट की अपन ने देख लिया था। सिनेरियो बेस्ड प्रोटोटाइपिंग में क्या रहता है, स्ट्रिट टुगेदर ओपन सोर्स कंपोनेंट्स, क्रिएट फंक्शनल प्रोटोटाइप क्विकली, रिकॉर्ड वीडियो रोल प्ले विथ रियलिस्टिक पर्सोनास। देखो शायद अपन ने रिकॉर्ड वीडियो नहीं पढ़ा था पहले, तो रिकॉर्ड वीडियोस और रोल प्ले में क्या रहता है कि आपकी टीम के ही अंदर जैसे रोल प्ले मतलब कोई कस्टमर्स के आपको, क्योंकि कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स को समझना है, तो आप खुद को कस्टमर के जगह पे रख के ऐसा रोल प्ले करते हो, तो उस चीज़ को कहते हैं रोल प्ले विथ रियलिस्टिक पर्सोनाज। जो रियल पर्सोनाज अपन ने बनाए, अपन ने पढ़ा था पर्सोनाज क्या होते हैं, उसके बेसिस पे आप पर्सोनाज क्रिएट करके और ऐसा रोल प्ले करते हो कि उस यूज़र की जगह पे अगर मैं होती तो मेरे साथ में ये सारी चीज़ें होती। ठीक है, प्रोवोक स्टेक होल्डर इंसाइट एंड फीडबैक, आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने ये देख ही लिया है कि बिजनेस प्रोसेस नोटेशन, इसमें क्या होता है, विजुलाइजेशन अलाइन प्रोसेस। आपने क्या किया है, बिज़नेस की पूरी प्रोसेस को विजुलाइज कर दिया। ठीक है, कि अगर टास्क 1 है, इसके साथ में क्या डिसीजन होगा, ये कैसे कैसे चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस मॉडल एंड नोटेशन हमेशा एक ग्लोबल स्टैंडर्ड रहता है। विजुअल सबवेज फॉर वर्कफ्लो ऑफ वर्कफ्लोज। ठीक है, अलाइंस डे टू डे ऑपरेशंस विद बिजनेस स्ट्रैटेजी, ब्रिजेस कम्युनिकेशन बिटवीन एनालिस्ट, आर्किटेक्ट्स एंड स्टेक होल्डर्स। इससे क्या होगा कि हाँ, आप हमेशा स्टेक होल्डर्स, आर्किटेक्ट्स, एनालिस्ट सभी के साथ में इंटरेक्टिव मतलब कम्युनिकेशन जो रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी आपकी। ये इनोवेशन मैट्रिक्स अपन ने देखा था। इनोवेशन मैट्रिक्स एक स्ट्रैटेजिक व्यू रहता है। ठीक है, आप जैसे अपन ने टाइप्स ऑफ इनोवेशन देखे थे। ठीक है, आर्किटेक्चरल, रेडिकल, डिस्ट्रप्टिव, ये आप देख सकते हो, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं इसमें। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन इनोवेशन, ये भी अपन ने देख लिया है। टूल्स अपन ने देख लिए हैं। टूल्स देखो, बस इतने टूल्स आप याद रख सकते हो। कोलैबोरेशन टूल्स के लिए स्लैक होता है, जब अपन सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं तो स्लैक टीम्स यूज़ होते हैं। वाइट बोर्डिंग और आइडिएशन के लिए माइरो, मोराल और फिक्जम यूज़ होता है। जीरा, ट्रेलो, एज्योर डेवऑप्स, ये होता है प्रोजेक्ट एंड टास्क मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, जीरा, ट्रेलो, एज्योर डेवऑप्स, ये होता है टास्क मैनेजमेंट के लिए, मतलब हर टीम मेंबर को आप जो टास्क असाइन कर रहे हो वो इन टूल्स के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस नोटेशन क्या रहता है, डॉक्यूमेंटेशन और नॉलेज शेयरिंग के लिए। और डिस्कॉर्ड अपन ने पढ़ा था वर्चुअल टीम्स और सोशल प्रेजेंस के लिए। डिज़ाइन थिंकिंग टूल्स क्या होते हैं अपने, एम्पैथी मैपिंग, जर्नी मैपिंग, माइंड मैपिंग, पर्सोना, स्टोरी बोर्डिंग, ये रहते हैं। प्रोटोटाइपिंग टूल्स क्या रहते हैं अपने, फिग्मा हो गया, ब्लैजमिक्स और विशमल हो गया, ये वायर फ्रेम्स क्रिएट करने के लिए। फिग्मा में भी हो जाता है वैसे, और किंग अपना फिग्मा ही है, अगर वही याद रखोगे तो सही है। हॉटजार क्या होता है, यूज़र बिहेवियर और हीट मैप देखने के लिए, अपन ने पिछली यूनिट में पढ़ा था। और प्रोसेस एंड एनालिटिक्स के लिए अपन BPMN 2.0 इसका यूज़ करते हैं प्रोसेस को विजुलाइज करने के लिए, मतलब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए। प्रोसेस विजुलाइजेशन के लिए ये टूल रहता है। प्रोसेस माइनिंग है ना, पावर BI और टैब्लू से अपन डेटा को विजुलाइज करते हैं, है ना। इसका टीम से रिलेटेड कुछ नहीं है, ये डेटा विजुलाइजेशन के लिए है। जीरा, मैट्रिसेस और गिटअप से मतलब किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है वो तो अपन गिटअप पे आराम से देख सकते हैं कि आज इसने इतने पुश किए हैं, इतने पुल किए हैं ना, इतनी ये सारे पुल रिक्वेस्ट बनाई है। ठीक है, यूज़र टेस्टिंग के लिए अपन यूज़र टेस्टिंग या मेज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें थी, ये कुछ इसके की टेक अवेज है, ये बेनिफिट्स है। इससे क्या होगा, हायर इससे ये सारी चीज़ों से क्या होगा, सक्सेस रेट अपन को वर्चुअल टीम से भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और दूसरा स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट बनेगा, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट सेव होगा, इन्हांस यूज़र एक्सपीरियंस और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी इससे मिलेगा। ठीक है, अब देखो आपको बस इसमें ये इतना याद रखना है, वर्चुअल टीम्स के लिए एम्फेसाइज, इटरेट, कोलैबोरेट, अडैप्ट और डिलीवर वैल्यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। डिज़ाइन विथ एम्पैथी, बिल्ड विथ एजिलिटी, इनोवेट विथ इम्पैक्ट। ठीक है, इसका टैगलाइन है। चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, 4th यूनिट पे। और बाय द वे इसके भी मैंने रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज काफ़ी मुश्किल से अच्छे मिलते हैं, तो वो मैं स्टार्टिंग में ही इसमें ऐड कर दी थी। अगर आपको भी वो रिसोर्सेज चाहिए आप कमेंट कर सकते हो। और अपन मिलते हैं
नेक्स्ट यूनिट में। अरे ये कहाँ से, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड।